हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। ख्याति, क्या हाल चाल? बस सब बढ़िया है। आप बताइए, प्रणय क्या चल रहा है? क्या नया विषय लेकर आए हैं आज? हाँ, अरे ये आजकल हमको डिस्कस करना चाहिए ना, स्टील व्हील के ऊपर इतनी एंटी डंपिंग ड्यूटी इंडिया लगाने वाला है। तो प्रणय कुछ बताओ ना इस बारे में। तुमने तो जरूर कुछ ना कुछ रिसर्च किया होगा कि चाइना में इतना, चाइना के ऊपर एक इल्जाम ऐसा लगता रहता है कि वो ऐसे सस्ते में खूब सारी चीजें बना करके पूरी दुनिया को में फ्लड कर देता है अपने प्रोडक्ट्स। और फिर उनके जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उत्पादक हैं, वो उससे फिर compete नहीं कर पाते हैं और वो खत्म हो जाती हैं इंडस्ट्रीज। लेकिन चाइना ऐसा क्यों कर पाता है और ये चीज कब तक चलाता रहेगा चाइना? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आज के। कई देश इससे जूझ रहे हैं वैसे तो, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे यूरोप ने टैरिफ्स लगा दिए हैं, अमेरिका लगा रहा है। और अब भारत भी सोच ही रहा है कि क्या करना है, इन चीन से कैसे निपटा जाए। मतलब आर्थिक तौर पे ये बड़ा ही ज्वलन सवाल है और शायद इस दशक में चलता रहेगा। तो पर प्रणय, लेकिन ये मेरे को बताओ ना इसमें, लेकिन खराब क्या? अगर चीन कोई चीजें सस्ती बना रहा है उससे पूरी हम्म। दुनिया को फायदा नहीं हो रहा है? हमको तो सोचना, हमको खुश होना चाहिए। ऐसे छोड़ दो कि मतलब देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन हम ऐसे आम नागरिक हैं। हमको बहुत अच्छी बात है अगर चाइना जो है वो नेल कटर सस्ता बनाता है, तो हमको अच्छा ही लगना चाहिए। उसमें क्या है भाई, हमको एक सस्ता नेल कटर, हिंदुस्तान में सस्ते नेल कटर सब चाइना से ही आते हैं। हम्म। ठीक है। तो हम्म। भाई फिर क्यों क्यों उससे हमें तकलीफ होनी चाहिए? या यूएस तो पहले काफी खुश होता था ना कि यूएस में वो बोलते थे कि चाइना की वजह से इन्फ्लेशन कम हो गया, एक चाइना इज अ डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट, और एक डिफ्लेशनरी फोर्स है दुनिया में, ऐसा बोला जाता था। तो अभी क्या हो गया, सुर बदल गया सब लोगों का, बस हाँ, ऐसे क्योंकि पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ। सब चीज मतलब वही है, एक कारण तो होता नहीं है। हाँ। हमारे मतलब अभी नेशनल सिक्योरिटी हो गया है, चीन का खुद का बर्ताव बदल गया है। तो अब वो जो भी करता है हम्म। वो थोड़ा मतलब खुराफाती होता है, ऐसा भी एक मतलब नैरेटिव बन गया है। और तीसरी ये बात भी है सौरभ, मैं भी थोड़ा अलग सोचता था। मैं हम लोगों ने इस पे एपिसोड किया है, हम तो यही बोलता है कि यार सब ट्रेड अच्छा ही है। जो भी हम्म। सस्ते में आ रहा है तो कंज्यूमर को तो फायदा हो ही रहा है। और जो हाँ। उस चीज को यूज करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको भी फायदा हो रहा है, क्योंकि इनपुट सस्ते में हो रहा है। लेकिन कुछ जैसे इसका बेस्ट केस आर्ग्यूमेंट ये है जो लोग देते हैं कि जो ये चीन से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो इतनी चीप लेवल पे आ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो एक फेयर कंपटीशन की वजह से है, और या उनके कॉस्ट एडवांटेज की वजह से है, क्यों बल्कि ये जो ओवर कैपेसिटी है वो उनके मॉडल का एक बहुत अभिन्न अंग है। और ये थोड़ा अनफेयर हम्म। रूप से आ रहा है जो चीप में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। और उससे क्या होता है, ठीक है, जो लोग उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें तो फायदा होता है। लेकिन जो इंडियन या अमेरिकन या यूरोपियन कंपनीज हो जो सब रूल्स फॉलो कर रहे हैं उनके देशों के, उनको compete नहीं कर पा रहे हैं वो चीन के प्रोडक्ट से। तो जैसे आप बोल रहे थे स्टील के बारे में, तो इंडिया की स्टील कंपनीज चीन की स्टील कंपनी से compete ही नहीं कर पाएंगी अगर चीन की ओवर कैपेसिटी और की वजह से जो कॉस्ट्स हैं वो कॉस्ट इतनी कम है कि मतलब ये सिर्फ थोड़ा 19-20 का फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये फर्क क्यों आया? और ये फर्क अगर हम देखें तो ऐसा कहा जाता है कि जो अति क्षमता है, हम ओवर कैपेसिटी, वो बहुत ही सेंट्रल है चीन के मॉडल में। और उस वजह से काफी देश की दूसरी कंपनीज compete नहीं कर पाती इनसे। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि फर्म की जो नॉलेज रहती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रहती है जो सालों साल के बाद बनती है। तो वो कैपेसिटी जो है, अगर आज हम लोग चीन की सभी स्टील कंपनीज को मतलब विदाउट डंपिंग बेचने दें, और अगर भारत की सभी स्टील कंपनीज गायब हो बंद जाएं हो उस वजह से, तो उस वजह से जो कैपेसिटी वापस जल्दी से स्टार्टअप नहीं है वो की बन सकती है। स्टार्टअप को भी बनाने में 10-20 साल लगते हैं और स्टील कंपनी को बनाने में हम्म। तो और भी साल लगेंगे। तो वो कैपेसिटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, ऐसा एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। हम्म। ठीक। ये ठीक है, ये तो आत्मनिर्भरता का कोर आर्गुमेंट ही है कि भाई हमारे पास में कुछ अगर कैपेसिटी नहीं है कोर चीजें बनाने की, तो फिर कल को हम अगर स्टील नहीं बना सकते तो दूसरी चीजें नहीं बना पाएंगे।
पर पर ये आर्गुमेंट कितनी दूर तक ले जा सकते हो? ये चीजें तो फिर इसमें और वो प्रोटेक्शनिज्म में तो बड़ा ही धागे भर का फर्क रह जाता है, राइट? कि फिर तो आप सभी चीज के लिए ये आर्गुमेंट लगा लो। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने एक फ्रेमवर्क के बारे में सोचा था कि किस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं इस बारे में। एक, तो हमको देखना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है वो कोर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है या नहीं, वो एक एक्सेस है। और दूसरा कि हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है या नहीं। अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है ही नहीं, तो फिर चीन से कुछ चीज आ रही है नहीं आ रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है, आने ही दो, हमको ही हम्म। फायदा है। और दूसरा, अगर नेशनल सिक्योरिटी से इतनी ज्यादा रिलेटेड नहीं है, जैसे मुझे लगता है ईवी, ईवी नेशनल सिक्योरिटी से तो रिलेटेड नहीं है, और ईवी सेल हमारे हम्म। पास कैपेसिटी भी नहीं है अभी। तो अगर चीन हम्म। से कोई हमें चीप में बेच रहा है, सस्ते में बेच रहा है, तो ठीक है, आने दो। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देख लीजिए, अगर कोई चीन से चीप सस्ते में चिप्स बेच रहा है, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो एप्पल वगैरह कर रहा है उसके लिए फायदा ही है, और ये कोई स्ट्रेटेजिक भी नहीं है। तो उस क्षेत्र में तो मुझे लगता है कोई भी बाध्यता नहीं होनी चाहिए, जो आ रहा है इन्वेस्टमेंट। पर अगर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ है, तो इसके लिए हमें बहुत, मतलब भारत को भी और दूसरे देशों को भी बहुत डीपली सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी से बहुत जुड़ी हुई है, और उसमें शायद आप बोल सकते हैं कि चीन की चीज़ें ना आए। और दूसरा, अगर आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑलरेडी हो उस क्षेत्र में, तो आप थोड़ी सावधानी बरत सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये आर्ग्यूमेंट लेके देखिए मेरी कैपेसिटी और ये अनफेयर तरीके से चीन से डंपिंग हो रही है, तो मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो अगर वो नेशनल सिक्योरिटी और एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के इंटरसेक्शन में हो, तो शायद आप टैरिफ्स लगा सकते हैं, नहीं तो लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ब्रॉडली मेरा सोचना है, आप इसे एक फ्रेमवर्क के तौर पे देख सकते हैं। प्रणय, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा पीछे जाना चाहती हूँ कि ये चाइना की इतनी ओवर कैपेसिटी बनी कैसे, मतलब वाई, ऐसे क्यों सब्सिडी दे के बना रहे हैं क्या वो लोग इतना सामान की ज्यादा ज्यादा बना के बेच रहे हैं? मतलब अब जब उनको बायर्स नहीं है तो वो क्यों बनाएंगे, मतलब या तो वो बायर्स नए ढूंढेंगे, राइट? तो हाँ ये इस प्रकार का मॉडल वहां पे वो पहुंचे कैसे? हाँ, तो ये कहानी बताता हूँ मैं आपको। इसमें हम लोगों ने, हाँ। मनोज और मैंने लिखा था, और ये बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि मुझे भी बड़ी दिलचस्प बात लगती है कि भारत और चीन है तो सेम साइज के, लेकिन उनका गवर्नेंस बहुत ही अलग रूप से काम करता है। मतलब आउटकम्स के तौर पे भी, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि वो तानाशाही है और हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, वो तो है ही, फर्क पता है, लेकिन इकोनॉमिक तौर पे भी कितने अलग पाथ डिपेंडेंस रूट हैं वो देखने में मिलता है। तो जैसे एक चीज हमें पता पड़ती है कि ये जो अति क्षमता है, अब हम हमेशा जब भारत में बात करते हैं हम लोग कम क्षमता की बात करते हैं, यहाँ पे हाँ। अति क्षमता की प्रॉब्लम है, ओवर कैपेसिटी की। तो ये भी कैसे हो गया? और दूसरा, हम लोग विकेंद्रीकरण हमेशा बात करते हैं कि भारत में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, और चीन में जो ओवर कैपेसिटी है, एक तरीके से वो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हुई है। और क्यों, मैं आपको बताता हूँ। तो हम्म। चीन में हम लोग कह सकते हैं वो एक फेडरल कंट्री तो नहीं है, मतलब एक संघ नहीं है, एक वन पार्टी स्टेट है, तानाशाही है, लेकिन फिर भी वो विकेंद्रित है। मतलब कि जो सब प्रोविंशियल है, मतलब आप कह सकते हैं जो हमारा स्टेट छोटे, लेवल है। हाँ, स्टेट के भी कम, नीचे लेवल वाले, अच्छा। हाँ, तो उप जिला लेवल प्रांतीय, या हाँ, तालुक लेवल टाइप समझ हम्म, लीजिए। उप प्रांतीय आप कह सकते हैं, उन लेवल्स पर बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ज्यादा सरकार काम करती है। सरकारों को मैंडेट होता है, हर लेवल पे मैंडेट होता है कि आपको इतनी जीडीपी बढ़ानी है आपके एरिया की, और उसके ऊपर ही आपके प्रमोशंस तय होते हैं पार्टी स्टेट हायरार्की में। तो हम्म। इसीलिए मतलब ये शी जिनपिंग और कई सारे लोग मेयर रह चुके हैं कहीं ना कई जगह के, और फिर उनका प्रमोशन हुआ, और फिर वो अ, ऊपर सेंट्रल लेवल पर आ गए। तो हम्म। हर सब प्रोविंशियल लेवल पर एक जीडीपी टारगेट होता है, जो कि सब लोग ट्राई करते हैं, और मतलब अंधाधुंध ट्राई करते हैं कि जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाए उस लेवल की, जिससे कि उनको फिर खुद को प्रमोशन भी मिले। पर ये हम्म। किस तरीके से होता है वो बड़ा ही दिलचस्प है। तो एक, इस वजह से जो हर उप प्रांतीय लेवल पर एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा होता है भारत के मुकाबले। तो भारत में आप देखें, सब म्युनिसिपैलिटीज को मिला के तकरीबन सिर्फ 3% जीडीपी का हम उस लेवल पे खर्च करते हैं, जबकि चीन में 51% उस लेवल पे खर्च होता है। मतलब मैं
प्रोविंसेस की बात भी नहीं कर रहा हूँ, प्रोविंसेस के नीचे की। तो 51%। और आपको जान के बहुत अचरज होगा कि कुछ कुछ ऐसी चीजें जो हम लोग तो यूनियन गवर्नमेंट से ही एसोसिएट करते हैं, जैसे बेरोजगारी के लिए जो बीमा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, या या फिर पेंशन। पेंशन, ये सब हम लोग सोचते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट का है। ये सब उपप्रांतीय लेवल पे 99%, 97% लेवल तक उपप्रांतीय लेवल पर डिस्बर्स होती है। तो ये तो बहुत ही अलग है ना, मतलब भारत के कंपैरिजन में। तो ये एक बात है। तो आपको समझना होगा कि लोकल लेवल स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होती है वहाँ पे। तो लोकल लेवल स्पेंडिंग अब लोकल लेवल स्पेंडिंग होती है, तो उसके लिए पैसा उठाना भी चाहिए। पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो रेवेन्यू भी रेस करना पड़ेगा। तो वो हम्म। कैसे होता है? अब हम्म। जब चीन में इकोनॉमी ओपन हुई थी, तो तब ऐसा मैंडेट था कि सब लोगों को स्पेंडिंग करना है। तो स्पेंडिंग के लिए उन्होंने अंधाधुंध लोन्स उठाए वगैरह वगैरह, तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो फिर दंग शाओपिंग ने के टाइम पर एक टैक्स शेयरिंग रिफॉर्म हुआ। उसमें उन्होंने बोला कि आप लोकल गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से इतना डेट उधार नहीं उठा सकते। तो एकदम सडनली बैन कर दिया। अब क्योंकि पार्टी स्टेट है, हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि एक कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, लोकल गवर्नमेंट लिस्ट है, और ऐसे आप छीन नहीं सकते लोकल गवर्नमेंट का पावर। वहां पे कर सकते हैं, तो उन्होंने छीन लिया ये पावर। पर क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स को तो करना था ना, उनकी एक्सपेंडिचर्स रिक्वायरमेंट है, वहीं से प्रमोशन भी होना है, तो उनको कुछ जुगत लगानी थी। तो उन्होंने क्या जुगत लगाई? ये जुगत लगाई कि हम लोग इंडस्ट्रियल लैंड जो है वो बड़ी चीप में बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होते चीन के लोकल लेवल गवर्नमेंट में। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर्टी टैक्स से पैसा उठाएंगे और फिर एक्सपेंड करेंगे। तो दो तीन चीजें हुए। एक तो लोकल गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज पे ध्यान नहीं देने लगे, क्योंकि उनको पता था उनका मेन टारगेट था जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ के लिए उन्होंने क्या फोकस किया कि यार इंडस्ट्रियल लैंड चीप में दे दो, उससे कंपनियां आएंगी, कंपनियां बहुत सारी चीजें बनाएंगी, उससे उनसे टैक्स मिलेगा, उनसे टैक्स मिलेगा, उससे जीडीपी ग्रोथ भी होगा, हमको भी पैसे मिलेंगे, करप्शन भी होगा, और फिर हम लोग बाद में प्रमोट भी हो सकते हैं। तो इस तरीके हम्म। का एक सर्कल शुरू हो गया उस वक्त। और अभी भी आप देखेंगे इंडस्ट्रियल लैंड बहुत सस्ते में मिलता है कंपेयर टू रेजिडेंशियल लैंड। तो हम्म। वो एक साइकिल भी शुरू हो गया। तो मतलब सस्ते में इंडस्ट्रियल लैंड देने की प्रथा शुरू हो गई। तो सब म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स यही कर रही थी कि जो भी है आप आओ, बनाओ यहाँ पे, और आप प्रोड्यूस करो। तो इस तरीके से जो ओवर कैपेसिटी है, अति क्षमता की कहानी यहाँ से शुरू हो गई। तो हर लोकल गवर्नमेंट बोल रही है कि बस आप प्रोडक्शन शुरू कर दो, क्या प्रोड्यूस करोगे, किस तरीके से होगा, उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन आप प्रोडक्शन तो शुरू करोगे, उससे हमें भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। तो इस तरीके का, इसे इन्वेस्टमेंट लेड मॉडल कहते हैं। तो ये हम्म। कंजम्पशन बेस्ड मॉडल नहीं है। इसमें आप इस तरीके से नहीं देख रहे हो कि जो घर है या जो इंसान है उन लोगों की इनकम में क्या वृद्धि हो रही है। मेन एम है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। तो इस तरीके का जो मॉडल था, इसको मैं कंपेयर करता हूँ कि ये एक कार है जिसके दो एक्सेलरेटर है और कोई ब्रेक नहीं है। तो जब आप ढलान पे मतलब हाँ, चढ़ाई पे आ रहे हो तो आप बहुत आसानी से चढ़ सकते हो उस पे, क्योंकि आपके दो एक्सेलरेटर है। लेकिन जब ढलान आती नीचे है आना तो है। फिर आप टकरा भी सकते हो किसी चीज से। तो कई सालों तक ये मॉडल जो था ये अच्छी तरीके से चला, और इसके दो कारण थे मुझे लगता है। और एक तो ये था कि ये जो ओवर कैपेसिटी होना ही था, पर ओवर कैपेसिटी के लिए जैसे ख्याति आप बोल रही थी, इसका फायदा ये था कि सब लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था, उन्होंने अपनी एक्सचेंज रेट भी घटा दी थी। तो पूरी दुनिया चीन के प्रोडक्ट को वेलकम कर रही थी, और पूरी इकोनॉमी भी इस तरीके से थी कि ग्लोबलाइजेशन का बोलबाला था, सभी लोग सोचते थे कि ये एक अच्छी चीज है, होना चाहिए। तो उस वजह से, क्योंकि ओवर कैपेसिटी हो रही थी, लेकिन फायदा सबको हो रहा था, चीन को भी हो रहा था और दूसरे देशों को भी हो रहा था, दूसरी एक कंपनीज को। मार्केट था बाहर जो वो बिल्कुल। सामान लेने को तैयार था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी बना लो आप। हाँ, और ये एक्सपोर्ट्स, हाँ, तो एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा निर्भर थे ये, क्योंकि ये मॉडल में चीन तो फिर भी गरीब देश था ना, ऐसे हम्म। अभी भी
क्या 11,000 तकरीबन है उनकी जीडीपी पर कैपिटा। अमेरिका की तो 64,000 है, तो इतना अमीर तो नहीं है। तो इतनी कंजम्पशन चीन के अंदर तो नहीं हो सकती जितनी सब कंपनीज बना रही थी। तो ज्यादातर एक्सपोर्ट हो रही थी, और एक्सपोर्ट में मॉडल था, सब लोग इसको वेलकम कर रहे थे, सस्ती चीज है तो आने दो। तो ये एक चीज थी। और दूसरी एक अच्छी चीज ये भी थी कि जो डायरेक्टिव्स देती थी, पार्टी स्टेट डायरेक्टिव्स तो देती थी कि ठीक है, आप लोगों को स्टील की फैक्ट्रीज बनानी है, या आप लोगों को किसी और क्षेत्र में कुछ करना है, तो ये ब्रॉडली उनके सेंट्रल गवर्नमेंट से ऐसे डायरेक्टिव्स आते थे। और जो लोकल उपप्रांतीय गवर्नमेंट्स है वो फ्री होते थे कि अपना खुद का मॉडल तय करें। तो जैसे शंघाई ने शुरू किया कि एक एसईजी होना चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कोई और सिटी लेवल गवर्नमेंट कुछ और मॉडल ट्राई करती थी। तो एक डायरेक्शन वहां से आता था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फ्रीडम था। तो उस वजह से ओवर कैपेसिटी होती थी, पर इतनी ज्यादा नहीं होती थी, क्योंकि कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट चलते थे। कुछ एक्सपेरिमेंट फेल होते थे, कुछ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते थे, लेकिन कंपटीशन इतना रहता था कि जो कंपनीज बच जाती थी वो ज्यादातर काफी कॉम्पिटिटिव रहती थी, और वो एक्सपोर्ट के सहारे चलती रहती थी। तो ये अच्छी कहानी थी, सब सही चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ सालों में, और ये लगभग है 1980 से लेके 2010-15 तक की कहानी, लगभग 25 साल। हाँ 1900, मतलब मैं कहूँगा 1990 से, क्योंकि एक बार जो तंग शाओपिंग का जो मॉडल रहता है एसईजी वगैरह, वो उस वक्त शुरू हुआ, तो समय उससे तक शुरू हुआ है, ठीक है। ये सब तो प्रमोट होता है। 90, तो हाँ फिर भी, हाँ तो 35 का, हाँ 25 साल लगभग, 90 से लेके 2015 वगैरह तक आप बोल सकते हो, 15-18। हाँ। हम्म। तो ठीक। ये मॉडल बहुत सही चल रहा था। ओवर कैपेसिटी थी, अति क्षमता थी, लेकिन अति क्षमता को हमेशा अब्जॉर्ब करने के लिए कोई ना कोई देश तो था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। और ज्यादातर जो चीजें हो रही थी वो भी, जैसे हम लोगों ने कहा, दूसरे देशों को क्या चाहिए उसके ऊपर ही लोग बना रहे थे, क्योंकि थोड़ा फ्रीडम था लोकल गवर्नमेंट्स को। अब वो दोनों चीजें पिछले कुछ सालों में बदल गई। एक तो ये है कि जो डायरेक्टिव्स देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो काफी संकीर्ण हो गए हैं। पहले फ्रीडम था लोकल गवर्नमेंट्स को, लेकिन अब क्योंकि चीन खुद आत्मनिर्भरता की शोध में है, तो खुद उन्होंने इस तरीके के बंधन लगा दिया है कि आपको पूरी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन चीन के अंदर बनानी है। तो उस वजह से जो वो बना रहे हैं, वो इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि इसके कोई डिमांड है विश्व के बाहर, या यहाँ पर कॉस्ट एडवांटेज है। वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको शी जिनपिंग ने कहा है। तो ये इस वजह से अभी क्या हो रहा है कि इसका उदाहरण भी था, सौरभ आपने देखा होगा, ईवी कंपनीज को अभी डायरेक्टिव दे दिया है कि आप चीन से ही बनी हुई चिप्स का उपयोग कीजिए। जबकि वहां पे हाँ, जो बनी हुई चिप्स है वो 30% ज्यादा महंगी है कंपेयर टू बाइंग फ्रॉम करेक्ट। ताइवान या साउथ कोरिया। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भरता करना है, तो आप यहीं से खरीदो। तो इसका मतलब यह है कि जो चीज अब बन रही है वहां पे, जिसका अति उत्पादन हो रहा है, वो इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि वहां पे एडवांटेज है या कॉस्ट एडवांटेज है, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि उनकी सरकार चाहती है। तो इस वजह से एक ओवर कैपेसिटी थोड़ी अलग तरीके से मूव हो गई। दूसरी चीज ये हो रही है कि जो हम लोग कह रहे थे ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण अच्छा है, ये जो कहानी थी, अब लोग चीन को अलग तरीके से देखते हैं। अब लोग बोल रहे हैं कि यार सब कुछ जो चीन भेज रहा है वो अच्छा नहीं है। और चीन की खुद की हरकतें ये कह रही है कि एक अच्छा इंटरनेशनल एक्टर नहीं है। चीन कई सारी चीजें कर रहा है जो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो इस वजह से जो नजरिया है देखने का इस ओवर कैपेसिटी को, वो बदल गया है। तो ये दोनों कारण जो ओवर कैपेसिटी को एक पॉजिटिव तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन हो रहा था, अब वो बदल गया है। और इस वजह से अब ओवर कैपेसिटी एक कंसर्न हो गया है कई देशों के लिए। और अब वो कई चीजें करना चाहते हैं जिससे कि ओवर कैपेसिटी को बंद किया जाए। तो ये ब्रॉडली यही हम्म। कहानी है। और भी डिटेल्स हैं, पर हम लोग बाद में बात कर सकते इसमें लेकिन हमको एक चीज का लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि ये इस ब्रॉड
ब्रश में हम ये बोल दें कि नहीं नहीं सब कुछ चीन का, हमको हमारे लिए सीखने के लिए भी इसमें लेसन्स हैं चीन से। और कुछ जगहों पे उनके पास में सही में एडवांटेजेस हैं, जैसे उन्होंने क्योंकि इंडस्ट्री को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया, लेकिन हम कई जगहों पर शायद ओवर प्रायोरिटाइज कंज्यूमर्स को कर देते हैं। और हमने ये एग्जांपल्स पहले लिए भी हैं, जैसे बिजली जो है हम कंज्यूमर्स को सस्ती देते हैं लेकिन टैक्स से फंड नहीं करते। हम बोलते हैं कि इंडस्ट्री को महंगी बिजली दे करके कंज्यूमर्स को सस्ती बिजली दो। तो अब भाई फिर आपकी सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। आपने जब उनका एक इनपुट ही महंगा कर दिया इंडस्ट्री का, तो आपकी इंडस्ट्री कैसे compete करेगी? और फिर आप एक्सपोर्ट में तो compete कर ही नहीं पाएंगे। हम सोच रहे हैं कि ये तो सिर्फ हम हिंदुस्तान में भी ऐसा कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, बट भाई ये तो हमको पूरी दुनिया में compete करना है ना। सेम चीज बाकी जगहों पर भी, कि कोई भी जो सर्विसेज वगैरह हैं, रेल का फ्रेट ले लो। पहले हिंदुस्तान में ये भी था कि भाई पैसेंजर टिकटें खूब सस्ती रखो ताकि, और साथ में रेलवे बजट बैलेंस करने के लिए फ्रेट को महंगा करते जाओ। शायद चीन उल्टा कर देगा, या फिर एटलीस्ट ये तो नहीं करेगा जो हम कर रहे थे कि भाई आपस में इनको बोलो कि इधर से पैसा लेके हम दूसरी चीज को इंडस्ट्री से सब्सिडाइज करवा रहे हैं कंज्यूमर को, बजाय इसके कि टैक्स से सब्सिडाइज करा। तो ये जो चीजें हैं ये हमको सीखना चाहिए कि ये हम ऐसा नहीं बोल सकते कि क्योंकि चीन में कुछ ओवर कैपेसिटी है वो हमारा दुश्मन है, तो अब हम उसमें अपनी सारे जो हमारे ऐब हैं वो उसके पीछे छुपा दें, हम उस पर्दे के पीछे। नहीं नहीं बिल्कुल। और इसमें तो बहुत सारी चीजें सीखने की, मैं विकेंद्रीकरण भी एक हाँ हाँ पॉजिटिव कहानी बिल्कुल। है ना, तो हाँ हाँ काफी चीजें तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने काफी चीजें सही की। अब वो चीजें गलत हो रही है, और मुझे लगता है उसका एक ज्यादा बड़ा कारण ये है कि चीन खुद विश्व वैश्विक तौर पे अपने आप को कैसे कंडक्ट कर रहा है। अगर चीन हम्म अपने आप को जेम्स बॉन्ड की तरह प्रोजेक्ट नहीं करता और अमेरिका के साथ ठीक ठाक रिश्ते पार्टनरशिप बनाने और की उस कोशिश मोड करता में और चलते रहता। ताइवान हाँ पर इतने इस तरीके से बर्ताव नहीं करता, साउथ चाइना सी में इस तरीके से बर्ताव नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट होता। ओवर कैपेसिटी होता है लेकिन एक्सपोर्ट चलते रहते हैं। यूरोप में तो लोगों को हम्म कुछ वैसे भी बनाने की है नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत कॉस्टली है हम्म और इतने हम्म रूल्स भी हैं। तो वो तो अभी भी जर्मनी चाहता है कि हम चीन से इंपोर्ट ही कर लेते हैं यार, कौन ये सब करेगा, कौन नई फैक्ट्री डाले। तो आप सही कर रहे हैं। तो शायद इसकी फेलियर का कारण ये है कि चीन का राजनैतिक बर्ताव कैसा है। लेकिन बाकी आप हम्म देखें तो ओवर कैपेसिटी एक स्ट्रक्चरल है। ओवर कैपेसिटी तो होगी ही चाइना चाइना के मॉडल में, लेकिन वो ओवर कैपेसिटी अगर आप बाकी चीजें ठीक रखे तो शायद मैनेज की जा सकती है, और अभी तक कर ही रहा था चीन। हाँ। और हम्म इसे ओवर कैपेसिटी भी नहीं कहा जाएगा जब तक आपके पास मार्केट अवेलेबल है। जब आपका मार्केट बोल रहा है कि अब नहीं चाहिए और फिर भी आप बना रहे हो और वो स्टॉप नहीं कर पा रहे हो, तो हाँ फिर वो दिक्कत है। हाँ, तो ये बट चीन चीन का आर्ग्यूमेंट है। हर फोरम पे वही कहता है कि ये ओवर कैपेसिटी कैसे हुआ, लोगों को चाहिए मैं दे रहा हूँ, तो ये ओवर कैपेसिटी कैसे हुआ। लेकिन ये भी है ना ख्याति की बहुत सारी और भी चीजें हो रही है पर्दे के पीछे। जैसे मैंने कहा वो जानबूझ के अपना एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट कम रखते हैं, जिससे कि एक्सपोर्ट ज्यादा सस्ते हो जाए, इंसेंटिव मिले एक्सपोर्ट को। दूसरे देश वो नहीं कर रहे हैं, दूसरे देश की कंपनीज भी नहीं कर रही हैं। वो एक फेयर प्लेयर कर रहे हैं, लेकिन चीन में अनफेयर प्ले हो रहा है। तो आप हम लोग ये ओवर कैपेसिटी ऐसा नहीं कह सकते कि ऑर्गेनिक तौर से आ रही है। ये ओवर कैपेसिटी आ रही है क्योंकि चीन के मॉडल में ये करना उनके लिए बहुत जरूरी है। पर क्या हम ऐसा भी नहीं हम्म कह सकते कि कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं से तो वो सब्सिडाइज कर रहा है ना ये, अगर इतना सारा सामान इतने सस्ते पे बना रहा है, हम्म तो क्या वो चाइना का एज अ स्टेट उसे सब्सिडाइज कर रहा है क्या, कि उनके स्ट्रक्चरल रीजंस हमसे अलग है कि वो उसको सस्ते में बना पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास शायद रॉ प्रोडक्ट्स, वहां रॉ मटेरियलस उनके पास ही अवेलेबल है, और उनको उतना शायद बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए वो उस प्रकार का जो उनका करेंसी रेट है वो भी उनके लिए काम करता है। तो शायद वो अपने एंगल से जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से ठीक ही कर रहे हैं, मतलब। हम्म। पर नहीं हाँ, शायद मतलब काफ अगर ये उनकी स्टोरी चलती थी, अगर उनका बाहर का जो मार्केट था वो बना रहता था, और अगर उनको नए मार्केट्स मिलते रहते थे, आई थिंक उन्होंने जैसे बीआरआई से भी और मार्केट्स को एक्सेस करने की एक कोशिश ही थी एक तरीके से, कि चलो नए जगह पे जाके हम एक्सपैंड करेंगे अपने मार्केट्स, बट आई थिंक वो नहीं कन्वर्ट हो पाया है एटलीस्ट अभी तक। तो जो स्टोरी सक्सेसफुल हो सकती थी वो, क्योंकि अब जब आपने इतना सारा सामान बना दिया लेकिन बेचने को कहीं नहीं है, या आप तो फिर एक तरीके से आप फिर उसको ओवर कैपेसिटी बोल सकते हैं। हाँ, और ये ओवर कैपेसिटी का प्रॉब्लम
खुद चीन को भी पता है, और उनके डॉक्यूमेंट्स में भी 2009 से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ये शब्द का प्रयोग हो रहा है कि हम लोग ओवर कैपेसिटी कर रहे हैं। लेकिन तो इससे क्या इसका निजात क्या है? तो दो तीन चीज़ें उन्होंने ट्राई की। एक तो डोमेस्टिक डिमांड को ही बढ़ा दें, तो इसलिए काफ़ी टाइम से चल रहा था, पर लेकिन ये आसानी से कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। तो वो चीज़ इतनी हो नहीं पाई, और कोविड की वजह से तो वैसे भी वो थोड़ा प्रॉब्लम भी हो गया उनको उस पे। और दूसरा उन्होंने, जैसा आप कह रही थी, BRI एम किया कि उससे हम लोग हमारी कंपनीज यहाँ पे प्रोड्यूस करने की बजाय दूसरे देशों में प्रोड्यूस करेगी। उससे प्रोटेक्शनिज्म भी नहीं होगा, क्योंकि दूसरे देश बोलेंगे कि यार ये प्रोड्यूस चीन में नहीं हो रहा है, तो ये चीन का प्रोडक्ट नहीं है। ये वो सोच रहे थे, लेकिन BRI में भी क्योंकि उनका इंटरनेशनल कॉन्डक्ट बुरा था, BRI में वही देश हैं जो ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं देंगे चीन को, या ज्यादा डिमांड भी नहीं दे सकते, हम्म। जैसे भारत नहीं है उसमें। तो BRI से उनकी जो अपेक्षाएं थी वो उस पर खरी नहीं उतरी, और इस वजह से BRI इतना फायदेमंद नहीं रहा उनके लिए। हम्म। तो तो थोड़ी भारत। बेसिकली शी जिनपिंग उनके लिए थोड़े साढ़े साथी निकले हुए हैं। उन्होंने सारी जितनी गड़बड़ें हाँ करी हुई हैं, शी जिनपिंग, हम पहले भी बात कर चुके हैं, हिंदुस्तान के बहुत अच्छे मित्र हैं वो। हाँ जिनके हाँ। सारी हरकतों से, ठीक है, बॉर्डर पे हमको बहुत उन्होंने नाक में उंगली की हुई है, पर बाकी सब जगह पर उनकी हरकतों की वजह से हिंदुस्तान को फायदा ही हो रहा हाँ हाँ हम्म। तो भारत के लिए ये कहानी में क्या है समझने को, सीखने को, या सोचने को? हाँ। नहीं तो ये, तो अगर हम लोग ये मान ले कि ये अति क्षमता चलती रहेगी और ये स्ट्रक्चरल है चीन के मॉडल में, तो उससे भारत के ऊपर क्या परिणाम होगा, ये मैं सोचने की कोशिश कर रहा था। तो कुछ चीजें हम लोग समझ सकते हैं। एक तो ये ओवर कैपेसिटी जाएगी नहीं, ऐसा लगता है। मतलब अब कुछ लोग कहते हैं कि यार ये तो 2-3 सालों की बात है, थोड़ा टैरिफ्स लगा दो, टैरिफ्स लगा दोगे तो आप अपनी फर्म को बचा पाओगे, और उसके बाद फिर वो चीन की ओवर कैपेसिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये ओवर कैपेसिटी, क्योंकि मैंने जैसा समझा है, इतना सेंट्रल है चीन के गवर्नेंस मॉडल के लिए कि वो जाएगा नहीं, वो चलते रहेगा। ये आप कह सकते हैं कि कंपनियां कम हो जाएंगी, क्योंकि अब कंपनियों के लिए इतने मार्केट्स नहीं होंगे, तो कुछ कम कंपनियां रह जाएंगी। लेकिन जितनी भी रहेंगी वो एक तो बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक कंपटीशन की वजह से और सुदृढ़ हो जाएंगी, और फिर वो एक्सपोर्ट करती रहेंगी चीप में। तो ये स्टील का भी आप एग्जांपल देख ही सकते हो। वो प्रॉब्लम कई सालों से चल रहा है, एक दशक से चल रहा है, लेकिन कंपनियां और कितने ही टैरिफ्स लगा दिए कई देशों ने, लेकिन फिर भी अभी चीन को एडवांटेज है। ऐसा नहीं है कि चीन का एडवांटेज चला गया, तो ये चलते रहेगा। तो अगर हम देखें कि ये एक दशक तक और ये प्रॉब्लम चलता रहेगा कम से कम, तो हम लोगों को कैसे सोचना चाहिए? तो मैं दो तीन चीजें बताता हूँ इसमें। एक तो मुझे लगता है, क्योंकि जो वेस्ट में लोग टैरिफ लगा रहे हैं, कंट्रोल्स लगा रहे हैं चीन के प्रोडक्ट पे और इन्वेस्टमेंट्स दोनों पे, तो क्योंकि ओवर कैपेसिटी है, तो कहीं ना कहीं तो ये प्रोडक्ट को जाना है चीन के अंदर। तो ये जा ही नहीं रहा है, BRI में इतनी डिमांड नहीं है, और वेस्ट में कंट्रोल लगा रहा है, तो ये कहाँ जाएगा प्रोडक्ट्स? भारत में ज्यादा आएंगे ही ये प्रोडक्ट्स। तो हम्म। इसीलिए स्टील और कई सारी चीजों के कम कीमत में प्रोडक्ट्स आते रहेंगे भारत में, मुझे ऐसे लगता है अगले कुछ साल में चीन से। तो दूसरा, तो इससे इसको कैसे सोचे ना, तो एक अगर आप ट्रेड डेफिसिट के दृष्टिकोण से देखें, तो आप कह सकते हैं यार ये तो प्रॉब्लम ही होगा कि हम लोग चीन से ही खरीदते रहेंगे, ना कि चीन को बेचेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि चीन अपने मार्केट्स आपके लिए और ओपन कर रहा है। तो एक तरफा ही होगा ये जो ट्रेड होगा। तो इसको आप कैसे सोचे? तो एक तो जैसा हम कह रहे थे, अगर ये जो इनकमिंग प्रोडक्ट्स है ये इंटरमीडिएट गुड्स में है, जैसे मशीनरी है या फिर स्टील है, जिसके बूते पर आप और कई चीजें बना पाएंगे, तो एक तरीके से हमारे लिए फायदा ही है कि हम्म। सस्ते में चीजें आ रही हैं और आप बना सकते हो। लेकिन अगर वहां पर चीजें आ रही हैं जहां पर आपकी ऑलरेडी कैपेसिटी है, तो आपको थोड़ा सावधानी से बरतना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कैपेसिटी को अगले एक दशक तक
आप उतने कम्पिटिटिव नहीं बन पाओगे चाइना से। अगर आप आपकी चीजें भी ठीक कर दो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स वगैरह, फिर भी चीन की जो कंपटीशन है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल से आप compete नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा बैलेंस किस तरीके से आप स्थापित कर सकते हो, ये एक चैलेंज है। दूसरा, अगर आप देखें, आप ट्रेड प्रोडक्ट्स चीन से आ रहे हैं उसे छोड़ दें, आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, तो इन्वेस्टमेंट पे तो मुझे लगता है हमें थोड़ा और वेलकमिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर वेस्ट चीन के इन्वेस्टमेंट नहीं चाहता तो आने दो ना भारत में। चीन के इन्वेस्टमेंट भारत में आएंगे, और अगर वो कंपनी यहाँ पे बनाएंगे तो रिस्क तो उनकी है, ये हम लोगों ने डिसाइड की, पहले भी बात की थी। रिस्क उनकी है। अगर आपको चीन कुछ एड़ी टेढ़ी बात कर रहा है, तो आप उनकी कंपनीज यहाँ पे हैं ना, तो आपके पास भी कुछ हथकंडे होंगे उनसे निपटने के लिए। तो मुझे लगता है आप हमें वो करना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, चीन कुछ भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा नहीं आपको, क्योंकि वो भारत को compete नहीं करना चाहता। और दूसरा ये भी है कि चीन के पास कोई एक्सेस कैपिटल प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक्सेस कैपेसिटी प्रॉब्लम है, तो वो कैपिटल वहां से यहाँ नहीं जाएगा, ऐसा भी लोग कह रहे हैं कुछ। लेकिन मुझे लगता है ये सही बात नहीं है, क्योंकि जैसे BYD है, अब BYD ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है ब्राजील, हंगरी, थाईलैंड, टर्की, इंडोनेशिया में। तो हम्म। वहाँ भी वो इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी एकदम देना चाहते हैं दूसरे देशों को, लेकिन उनको करना पड़ रहा है ये कि आजकल का एनवायरनमेंट ही ऐसा है। तो हमें बुलाना चाहिए ना, BYD अगर यहाँ पे आएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, प्रोडक्ट्स बनाएगी, हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी भी सीखेंगे दो तीन चीज़ें, और हम लोग भी और कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं। तो इन चीज़ों में मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट में तो और हमें वेलकमिंग होना चाहिए। हाँ, अपेक्षा ये नहीं रहनी चाहिए कि वो सुपर कोई R&D टेक्नोलॉजी यहाँ पे लाएंगे, पर वो मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ तो लाएंगे, शायद वही फायदेमंद होगा। सौरभ, आपको नहीं लगता मैन्युफैक्चरिंग सीखना चाहिए हमें चीन से, नो हाउ सीखना चाहिए? R&D नहीं आए तो भी क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ भी अपने आप में कई बहुत जरूरी चीज़ है। नहीं बिल्कुल, और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग आती है ना प्रणय। मतलब अब जैसे शुरू में जब मारुति लगी थी तो सुजुकी को बहुत होता था R&D सिर्फ जापान में करेंगे हम्म। और सिर्फ गाड़ी हिंदुस्तान में बनती थी, पर धीरे 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 करके अब हिंदुस्तान में पूरी गाड़ियां बनने लगी। इवन वो जो गियर बॉक्स उनके थे जो कि वो नहीं देना चाहते थे हिंदुस्तान में, तो वो नेचुरली उनको देना ही पड़ता है क्योंकि आप compete कर रहे हो बाकी लोगों से। तो हम्म। एक नेचुरल लीकेज होता है टेक्नोलॉजी का। और इसका अब हिंदुस्तान में वैसे हम जापानियों जर्मन वगैरह से सीख रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन चीनियों ने अपनी कॉम्पिटेंसी बनाई है काफी, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के क्षेत्र में, जो कि हाँ। जापान जर्मनी से भी बेहतर है। तो हमको बिल्कुल उनसे सीखना ही चाहिए। तो ये तो मेरे हिसाब से अच्छी चीज ही है, और हमको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कोई चाइना के पास में कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी है। मैं जानता हूँ उनकी मोटर कंपनी वगैरह में बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग जाके काम करते हैं चाइना में, हम्म। ऐसा क्या है? तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस थोड़ी हो रहा है, पर ये है कि वो ओवरऑल पूरा सिस्टम कैसे काम करता है उसमें वो अच्छे हैं। तो हाँ। ये अच्छी चीज है। मुझे नहीं लगता कि हमको डरना चाहिए कि चाइनीज फैक्ट्रीज यहाँ लग रही हैं। हम्म। फैक्ट्री तो एक्चुअली बहुत बड़ा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो लग गई तो फिर कहाँ भाग के जाएगी? हाँ। ठीक है, हम कभी उसको जब्त कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। हाँ, और मैं भी ये भी सोच रहा था ना सौरभ, जैसे फॉक्सकॉन का एक प्लांट है जहाँ पर शायद फूजियान और या जजियांग, एक किसी प्रोविंस में 2 लाख लोग काम करते हैं वहाँ पे। तो हाँ 2 लाख हाँ, लोगों की फैक्ट्री कैसे काम करती है, वो सीखना चाहिए ना हमें, किस तरीके से आप काम करवा सकते बिल्कुल हो। हमारे यहाँ बिल्कुल 2 लाख बिल्कुल। की फैक्ट्री कोई होगी क्या? हाँ मेरे ख्याल से अब आईफोन की फैक्ट्री टाटा वाली 1 लाख की होने वाली है बहुत जल्दी वैसे हम्म। प्रणय, लेकिन वो हम्म। उसी मॉडल पे बन रही है हाँ, वो बाय द फॉक्सकॉन वे, राइट? हाँ। और उन्हीं से सीख हम्म। करके बना ही रहे हैं वो लोग तो। और फॉक्सकॉन तो ताइवानीज कंपनी है बाय द हाँ, वे, राइट? पर उनका मॉडल मेन फैक्ट्री जो है वो चीन में है, तो इस वो तरीके से। चीन में है, हाँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम्म। तो हम लोगों को बिल्कुल और यहाँ पे हमको इसलिए बीच में दिक्कत भी हुई थी। अडानी ने कंप्लेन किया तो अब अलाउ कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि जैसे इवन मुझे पता है यहाँ पे आईफोन की फैक्ट्री है या और भी है, उनको चाहिए थे कि चीनी इंजीनियर आके हेल्प करें। बिना उसके जो है वो नहीं बन रही थी, तो आपको वीजा रेजीम और कैपिटल रेजीम दोनों को ओपन करना पड़ेगा, तभी वो लोग आके आपके साथ काम कैसे करेंगे? नहीं तो ये लोग। हाँ, तो आप 3 तरीके से देख सकते हैं। एक, किस तरीके से चीन के प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब टैरिफ, ट्रेड। दूसरा, इन्वेस्टमेंट। और तीसरा, टैलेंट।
तो ये तीन हम्म। चीजें, तीनों पे हमें थोड़ा मंथन करना चाहिए। मुझे लगता है कि टैलेंट पे तो हम लोगों को काफी खुला रहना चाहिए। मतलब आप हम्म। अपने न्यूक्लियर क्या इसमें नहीं बुलाएंगे ऑब्वियसली चीन के लोगों को, लेकिन बाकी सभी चीजों में अगर वो आ रहे हैं तो ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। और हमें भी बहुत कुछ चीजें सीखना है। शायद वेस्ट के लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सीख जानते हैं शायद बहुत सारी ये चीजें हम नहीं जानते। सोलार सेल की फैक्ट्री कैसे चलाना है इतने नहीं, और व्यापक उनके स्केल पे। एस्पिरेशन, और उनके एस्पिरेशन भी नहीं है ना, वो लोग नहीं। हम्म। बाय द वे, जिस तरह से अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग को अप्रोच कर रहा है प्रणय, वो लोग अभी चीन को रेप्लिकेट नहीं करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि हम कैसे अब नेक्स्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग बनाए जो कि चीन से बहुत ही अलग हो, क्योंकि उनको उनको बहुत कम लोगों वाली मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। हम्म। वहां लोग ही नहीं, बच्चे हम्म। हैं नहीं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में जाए वगैरह, पर हिंदुस्तान में तो है। तो हमारे लिए चीन का मॉडल ज्यादा यूजफुल है कंपेयर टू वेस्ट के लिए, जहाँ पे लोग हैं भी नहीं उस तरीके की चीजें करने के लिए। बिल्कुल। तो टैलेंट पे हम लोग थोड़ा काफी ओपन रह सकते हैं। बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट पे केस है कि आप ज्यादा से ज्यादा ओपन रहे। अगर बस आप ये ध्यान रखें, शायद आपको फिर से वो फ्रेमवर्क आ जाता है ना, अगर आपकी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीजें हैं और अगर आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी भी है, तो आप ना करें। जैसे शायद आपको हुआवे को आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर हम्म। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर शायद चीन के हाथ में होना ठीक नहीं है। आपको पता भी है, क्योंकि हुआवे का थोड़ा नाता है उनकी मिलिट्री के साथ। और तो इन क्षेत्रों में आप थोड़ा और शायद मुझे लगता है इस हिसाब से टिकटॉक पे बैन भी शायद मैं जस्टिफाई तो कर सकता हूँ। नहीं, जस्टिफाई नहीं, एक्सप्लेन तो कर सकता हूँ कि क्योंकि वो एक इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम का इतना महत्वपूर्ण पार्ट है, आपकी पूरे कॉग्निटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर सकता है। तो चीन से कुछ हो सकता है जो आपके इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम को डिसोसिएट करना चाहते हैं चीन के से। तो इन कुछ चीजों में आप देख सकते हैं जो कि कोर नेशनल सिक्योरिटी हो या कोर इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम वाली बात हो। उसके अलावा तो फोन या ये सब चीजों में आप खुला रहे, आप आने दे, इन्वेस्ट करें। तीसरी चीज जो है ट्रेड और प्रोडक्ट्स की, वहां पे आपको थोड़ा सोचना है कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है किसी क्षेत्र में, तो थोड़ा आप शायद टैरिफ्स लगा सकते हैं, अगर एविडेंस है कि चीन फेयर प्ले नहीं कर रहा है उन क्षेत्रों में। तो इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा हमें अलग अलग तरीके से देखना चाहिए प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स और टैलेंट को। बेसिकली, लेकिन ये तुमने ऐसी घुट्टी रेसिपी बनाई है जिसको बनाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हाँ। इसके लिए ये पॉलिसी मेकिंग जो है वो बहुत सफिस्टिकेटेड चाहिए। ये सिंपल नहीं है कि चीन बुरा या चीन अच्छा। आपको सेक्टर समझना पड़ेगा कंट्री की, उनकी कैपेबिलिटी, हमारी कैपेबिलिटी, और दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, इन सबको एनालाइज करके अपनी पॉलिसीज को बनाना पड़ेगा। और हम बहुत ज्यादा फेमस तो नहीं है ऐसी वर्ल्ड बीटिंग पॉलिसीज बनाने के लिए, हम्म। अनफॉर्चुनेटली। तो हाँ। लेकिन लेकिन आज की दुनिया कॉम्प्लेक्स है, और मेरे ख्याल से हमारी तो सरकार से अपेक्षाएं ऐसी होनी चाहिए कि भाई आप थोड़ी सी जरा अपनी क्षमता इस एरिया में बढ़ाइए। ठीक है, तो बाकी जगहों पे हम भले ही कितने ही अंडर कैपेसिटी हो, पॉलिसी मेकिंग में तो थोड़ी ओवर कैपेसिटी बनाइए भाई। हाँ। नहीं, और अगर हम लोग इसके बारे में सोचेंगे नहीं, फिर भी हम लोग इस तरीके की पॉलिसी मतलब बिना देखे वहां पर चले जाएंगे। क्योंकि आप देख ही रहे हैं ना, अब इकोनॉमिक सर्वे ने तो यही बोला कि आप हम्म। इन्वेस्टमेंट थोड़ा अलाउ करो, जबकि हमारी जो हम्म। मिलिट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो बोल रही है कि नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट। आप किस तरीके से सोच रहे हैं, वो आज की डेट में सरकार भी फेस कर रही है। अब ये हम्म। जैसा आपने उदाहरण दिया, सोलर प्रोडक्शन कंपनी यही बोल रहे हैं, हम पीएलआई तो हमने ले ली, लेकिन हम लोगों को प्रोडक्शन करने में कुछ इंजीनियर्स चाहिए, तो वो हमें तो हम लोग अगर इसके बारे बिल्कुल। में इस कॉम्प्लेक्स रूप से सोचेंगे नहीं, तो हम लोग बिना देखे कुछ कर पड़ेंगे, और फिर हम लोगों को उसका क्या नतीजा होगा वो भी समझ में नहीं आएगा। हम्म। 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 नहीं, मुझे लगता है चीन को इग्नोर तो नहीं कर सकते, तो शायद वो चीन मजबूर कर देगा सरकार को इस तरह से सोचने के लिए। और करना भी चाहिए मेरे ख्याल से। ये अच्छी चीज हो रही है जो ओवरऑल ये जो ओवर कैपेसिटी एक सेंट्रल चीज बन गई है। और कहीं कहीं पे मेरे ख्याल से हम लोग अक्सर तो थोड़ा सा पॉलिसी में कॉपी वॉपी करते ही हैं, तो क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में इस चीज पे अब इतनी थिंकिंग हो रही है
तो वो थिंकिंग से हमारे यहाँ पे भी उस थिंकिंग का इन्फ्लुएंस होगा। मुझे मुझे एक ये भी चीज लगता है। बस हमको ये सोचना चाहिए लेकिन कि उनके सारे जो सोल्यूशन है वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट अलग है, हमारी जरूरतें अलग है। हमको अपनी जरूरतों के हिसाब से ये सोचना है, बाकी तो मेरे ख्याल से हम कुछ ना कुछ तो मैनेज कर ही लेंगे। हम्म। तो आप लोगों को इस कहानी को सुनने के बाद क्या लगता है, हमारे लिए चीन की अति क्षमता हानिकारक है या नहीं? ख्याति आप बताएं। मुझे लगता है जैसे आपने कहा सेक्टर स्पेसिफिक इसका आंसर देना पड़ेगा हम्म। कि देखिए कि जहां उनके पास ओवर कैपेसिटी और हमारे पास नहीं है, तो हमें उनकी ओवर कैपेसिटी का फायदा उठा के लेना चाहिए वो सामान। अगर हमें सस्ता, अगर हम्म। हमारा इनपुट कॉस्ट कम हो सकता है उनका सामान यूज करके, तो हम वो करें और हम अपना सामान बना के बेचें दुनिया में। तो ये चीज हम कर सकते हैं जहां हमें लगता है कि, पर हाँ जैसे कहा अगेन ये, जैसे सौरभ ने कहा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ क्योंकि नहीं, वो जब भी हम ये कॉम्प्लेक्सिटी पे कर। हाँ मत जाइए, लेकिन हाँ मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये कुछ इकोनॉमिस्ट के सामने ये पॉइंट रखा था, तो वो हाँ बोल रहे थे कि अगर आप ऐसी पॉलिसी करेंगे तो जहां हमारी कैपेसिटी नहीं है वहां वहाँ कैपेसिटी कभी कभी बनेगी बनेगी नहीं। ही नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि हम्म। वहां भी हम लोग, आप लोगों को चीन की प्रोडक्ट्स अलाउ नहीं करने चाहिए। तो ये थोड़ा एक स्लिपरी स्लोप भी है, क्योंकि मतलब अगर कहाँ किस हद तक भारत की कंपनीज को भारत की सरकार को समर्थन करना चाहिए, ये जरूरी बात है ना सोचने की नहीं, कि अगर हम बाहर से सामान मंगवा सकते हैं तो हम धीरे धीरे, भारत की कंपनियां भी सीखेगी ना। अगर मेरे पास कुछ नया सामान आया है, मैंने हम्म। इंपोर्ट कर रही हूँ, अगर मुझे लगता है कि अरे मैं यहाँ बनवा सकती हूँ, या तो एक तो ये हमारे स्ट्रक्चरल रीजन ही बहुत अलग है ना उनके, और वहीं पे शायद जो पलड़ा है बहुत ही स्क्यू हो जा रहा है। हम्म। तो उसका दूसरा शायद ये है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को इतनी थोड़ी कंपैरेटिवली, जैसे सौरभ ने कहा कि हम शायद ज्यादा स्क्यू कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, कि हम इंडस्ट्री को एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में। तो उस तरह के जो स्ट्रक्चरल रीजन है वो थोड़ा अगर कम कर पाए, ताकि थोड़ा कम्पिटिटिव बन जाए हर चीज हम्म। बनाना, तो फिर वो कंपटीशन थोड़ा फेयर हो जाएगा। और फिर उससे वो चीज जो हम नहीं बना रहे हैं, हमारी शायद बनाने की क्षमता बनने का तो चांस है। ऐसा नहीं है कि अब वहां से ही आ रहा है तो मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगा, ऐसा थोड़ी सोचेंगे लोग। हाँ। हमेशा सोचते हैं कि लोग, मतलब एंटरप्रेन्योर ये सोचेगा ना कि क्या मैं इंडिया में ज्यादा सस्ता से बना सकता हूँ, या मैं बेहतर बना सकता हूँ कि इंडिया के लोगों के हिसाब से बना सकता हूँ। ये हम्म। एंगल तो हर एक इंडियन एंटरप्रेन्योर सोचेगा ही। बट अगर वो महंगा ही बनाने वाला है तो फिर वो गिव अप करेगा कि अरे हाँ। ये मेरा कैलकुलेशन ठीक नहीं बैठ रहा है, तो फिर वो अलग बात है। तो एक एंटरप्रेन्योर से ही पूछते हैं, क्या हाँ बोलते हो बताइए आप? सौरभ। आप एक मुझे आप मुझे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई क्षेत्र है जिसमें चीन से ठीक है, ईवी सेल्स ही लेते हैं, ठीक है, ईवी सेल्स सस्ते में आ रही है एकदम चीन से, और हम लोग अज्यूम करते हैं कि भारत में ईवी की डिमांड एकदम 10% साल दर साल बढ़ रही है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द एग्जाम्पल। तो आप एज एन एंटरप्रेन्योर सोचेंगे क्या कि मैं ईवी सेल बनाऊं भारत में, अभी नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, कुछ अगर कंडीशंस मीट हो तो? तो तो काफी लोग ऐसा सोच ही रहे हैं, मैं तो नहीं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि हम्म। वो जो सोचने वाले लोग हैं, मैं बता देता हूँ उसमें फर्क क्या है। उनको ये लगता है कि मैं कैसे सरकार को मैनेज करूं ताकि आप चीनी सेल्स को महंगा कर दो ताकि फिर मेरे बिक जाए। हम्म। तो ये बड़ा अलग तरीके की थिंकिंग है, ये मुझे नहीं जमती थोड़ी सी, कि भाई आप ये नहीं सोच रहे हो कि मैं प्रोडक्ट कैसे अच्छा बनाऊं। हम्म। ठीक है, आपकी एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटी ये है कि आप सरकार को कितना अच्छा मैनेज करते हो हम्म। ताकि वो पॉलिसीज आपके अनुकूल बनाए, ताकि आपके प्रोडक्ट बिकने लगे हिंदुस्तान में। तो मुझे लगता है इसको अलग तरह से हमें सोचना चाहिए, और शायद सरकार भी वैसे सोचे तो सबका फायदा हो सकता है। अब ये जो सब हो रहा है ये सिर्फ हिंदुस्तान और चीन नहीं है, पूरी दुनिया में हो रही है ये डर। हम्म। तो हिंदुस्तान के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है, सब लोग चाहते हैं कि उनके पास चाइना के अलावा एक और सोर्स हो इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग का। तो हम्म। अगर मैं ये सोच सकूं कि मैं अपने सेल एक्सपोर्ट कर सकूं, हम्म। अब जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार को मैनेज करके मैं अपने सेल कॉम्पिटिटिव तो नहीं बना सकता। अगर मान लो जर्मनी को मेरे सेल खरीदना है, तो मुझे वहां पर क्या कहते हैं, मुझे वहां पे चाहिए कि मैं चीन के सेल से compete भी करूं। वो हो सकता है उससे हल्के से महंगे हो, तो भी जर्मनी बोलेगा कोई बात नहीं यार, अगर थोड़े से भी है तो मैं 60% चीन से ले लूंगा, 40% हिंदुस्तान से ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे सिंगल सोर्स नहीं करना है, मेरे को अपनी इकोसिस्टम को डाइवर्सिफाई करना है।
और अब उसमें कॉम्पिटिटिव होने के लिए अगर भारत सरकार मेरी मदद कर रही है किसी चीज वजह से, या उनकी ऐसी पॉलिसी है कि वो मेरी मदद करे, तो वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मैं ग्लोबल स्टेज पे compete कर रहा हूँ। तो मुझे कुछ जगहों पे ये लगता है कि एज लॉन्ग एज आपकी जो PLI पॉलिसी हो चाहे कुछ भी हो, आप उसको कहीं तो एक्सपोर्ट से जोड़ दीजिए, तो फिर आपको कॉम्पिटिटिव होना पड़ता है, क्योंकि आपको दुनिया में बहुत लोगों के साथ compete करना पड़ेगा। हम्म, जब आप सिर्फ हिंदुस्तान के लिए कर रहे होते हैं, तो फिर आपके पास में एक ऑप्शन बन जाता है कि आप सरकार को इस तरह से मैनेज कीजिए कि सिर्फ आप हिंदुस्तान की पब्लिक को ठगने वाले हैं फाइनली, है ना। लेकिन आप जर्मनी की पब्लिक को यहाँ से बैठ के मैनेज करके नहीं ठग सकते ना। तो एक नेचुरल स्ट्रक्चरल उसमें लिमिटेशन हो जाता है कि आपकी पॉलिसी में कोई एक्सपोर्ट एंगल होना चाहिए, फिर ये सब ठीक है। तो मैं सेल के लिए भी ये बोलूंगा, मैं सेल तब करूं मुझे इस चीज में अपॉर्चुनिटी अगर दिखती है कि मैं दुनिया में से चीन का शेयर छीन सकता हूँ। मैं सिर्फ हिंदुस्तान को ले रहा हूँ तो मैं तो बहुत छोटा सोच रहा हूँ। पूरी दुनिया का शेयर देखो, और हिंदुस्तान तो क्या ही गरीब देश है यार, यहाँ कितने सेल बिक रहे हैं, हाँ है हाँ, ना। मेरे को बड़ा सोचना चाहिए ना कि ठीक है, चीन का मैं 10% भी खींच लूं ग्लोबल मार्केट शेयर में से, तो फिर तो मैं बहुत बड़ी कंपनी बन सकता हूँ। और हम्म। बहुत कम देशों को ये अभी चीन के ऊपर डर है एनीवेज, तो ये वाली थिंकिंग मुझे ज्यादा जमेगी मेरे हिसाब से एज एन एंटरप्रेन्योर। तो वैसे मैं ये बता दूं कि PLI एक्सपोर्ट से लिंक नहीं कर सकते WTO रूल्स के मुताबिक, तो एक्सपोर्ट सब्सिडी हम्म। देना वर्जित है। तो आई करेक्ट। थिंक एम यही है कि एक्सपोर्ट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ। का तो मुझे पता है कुछ क्षेत्रों में PLI का एम फाइनली मतलब ऐसे बोला, मतलब एकदम परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोला है, लेकिन सब पता है लोगों की एक एक्सपोर्ट टारगेट है। और आईफोन बिल्कुल कौन बिल्कुल। खरीद रहा है इंडिया में, लोगों को पता ही है कि ठीक। आईफोन तो विदेश में। ठीक। तो ये है, लेकिन वो और चीन भी ऐसा करता ही है ना प्रणय, चीन की बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड होती हैं, पर वो डायरेक्टली वो ऐसा नहीं बोलते हैं। हम्म तो हमको भी ये सीखना चाहिए, मतलब यही तो तरीका है, ये क्लेवर पॉलिसी आप कैसे बना सकते हो। हम्म कि जैसे मुझे मालूम है, मैं एक चीज कभी चीन से इंपोर्ट कर रहा था बहुत पहले, तो उन्होंने इनडायरेक्टली चेन्नई तक फ्री फ्रेट दे रखा था, हम्म चीन से लेके चेन्नई तक। ठीक हम्म है। तो वो क्या डायरेक्टली एक्सपोर्ट बेनिफिट हुआ ना, लेकिन हम्म कहीं पे बाहर नहीं आती ये चीज, हम्म क्योंकि उन्होंने ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से इस तरीके की सब्सिडी दी हुई थी चीन की कंपनियों को। हम्म ठीक है। तो आप फ्रेट सस्ता कर दो सबके लिए, और तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनीज को एडवांटेज मिलेगा ना, इंटरनेशनल फ्रेट भी आप सस्ता कर ही सकते हो। हाँ ठीक है। हम्म तो बड़े सारे तरीके हैं ये सब करने के, तो वो तरीके पर वो मुझे लगता है वो अच्छी थॉट प्रोसेस है और अच्छी थिंकिंग है, और उसमें कम से कम भारत की पब्लिक ठगी नहीं जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हम्म है जो। हम्म, बिल्कुल हाँ। मैं थोड़ा सा एक टेंजेंट वाला पॉइंट बोल रही हम्म हूँ शायद, हम्म। पर मैं जैसे क्योंकि मैं सिंगापुर में बैठी हूँ तो यहाँ से तो बहुत सारी पोर्टल्स है जहाँ पे बहुत सारा सामान हमें पता है कि सॉर्ट ऑफ चाइना से ही आता है। आप कुछ भी मंगा सकते हो, हम्म। छोटी छोटी चीजें भी मंगा सकते हो। मैं ये देखती हूँ कि कितनी सारी इंडिया जैसी, इंडिया में बनने वाली बेडशीट्स जैसी ही डिजाइन्स की भी आपको डिजाइन्स बनेगी, जो आपको पता है कि एक चाइनीज सेलर शायद बेच रहा है या चाइना से आ रही है, राइट। बिल्कुल। तो वो दुनिया भर की डिजाइन्स कॉपी करके बेच रहे हैं। अब इस हम्म। प्रकार का संभव हमने इंडिया में उतने लेवल का डिजाइन, दुनिया भर की डिजाइन को अडॉप्ट करके बनाना इंडिया में नहीं देखा। इंडिया में आप देखोगे तो बहुत छोटी छोटी जो डेली यूज की चीजों में भी इतना इनोवेशन नहीं होता है। एक ही प्रकार की डिजाइन 20 साल पहले भी मिल रही थी, आज भी वो सही मिलता है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कांस्टेंट चर्न। अब ये शायद ये ओवर कैपेसिटी है, उसी का एक ये है कि हम्म एक ही चीज सब लोग बेच रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या यही सारा हम्म सामान मार्केट में घुमा हुआ है और बहुत सारे सेलर्स वही चीज बेच रहे हैं। पर हमारे यहाँ पे क्या हम मतलब जैसे हमारा वो मैन्युफैक्चरिंग का वो सोफिस्टिकेशन या उतना स्केल ही नहीं आया है, वो भी एक रीजन हो सकता है। पर हम अपने डिजाइन भी नहीं इम्प्रूव कर रहे हैं जिस तरह से। अगर वहां के सामान भी आने लगेगा तो उनको देख के शायद हमारे हमारे मैन्युफैक्चरर्स भी वो वाली डिजाइन सीखेंगे कि पता नहीं। आई मीन आई डोंट नो वेदर दैट विल हैपन और नॉट, बट हम्म, ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो सीखने जैसी है मतलब उनसे। पर बिल्कुल। इसका पर भी वो यही सब ख्याति मेरे हिसाब से ना ये कॉम्पिटिटिवनेस से होता है। हम्म चाइना में जितनी ज्यादा फर्म्स और कंपनीज हैं वो हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा हैं, तो कॉम्पिटिटिवनेस होगा तो हो जाएगा। हिंदुस्तान की मार्केट की कॉम्पिटिटिवनेस ही बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो जो इकोनॉमी बढ़ रही है, जो बड़ी कंपनियां हैं वो नए नए क्षेत्रों में घुसती रहती हैं। तो हिंदुस्तान का एक इकोनॉमी का ये चीज है कि यहाँ पे क्योंकि सरकार को मैनेज करना एक बहुत बड़ा स्किल है, तो जिनको ये आ जाता है वो हर एरिया में वो लोग घुस जाते हैं, फिर आपको इनोवेट करने की क्या जरूरत है। हम्म
चीन की जो कंपनियां खासकर, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, अब वो तुमको बेच रही है चीज, उसमें वो चाइनीज गवर्नमेंट उसकी क्या ही हेल्प कर लेगी ना, क्योंकि उसको तो एक्सपोर्ट मार्केट में compete करना है। तो ये वाली जो चीज है, वो ऑल्दो कंपनी कंट्री पूरी कम्युनिस्ट है या जो भी है, लेकिन वहां पे इस तरीके का कैपिटलिज्म बहुत अच्छा है, जहाँ पे लोग जो हैं वो कंपनियां, नई कंपनियां बहुत बनती हैं, और वो आपस में compete भी करती हैं, वर्ल्ड स्केल पे compete करती हैं, सिर्फ अपने देश के लेवल पर ही नहीं compete करती हैं। तो वो कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से ये सब चीजें जो है, मुझे लगता है ये सब उसके सिम्टम्स हैं। हम सिम्टम्स को ना देख के अगर इस चीज को करें तो बाकी सब चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, और जैसा सौरभ आप कह रहे थे, क्योंकि अगर मेन एम है कैसे सरकार को मैनेज करना है, तो फिर आप एक्सपोर्ट मार्केट देख भी नहीं रहे हो, तो आप क्यों हम्म। देखोगे कि थाईलैंड में कैसी बेडशीट चाहिए लोगों को? आप बिल्कुल। चूज ही नहीं कर रहे, आप वही चीज जो भारत को 10 सालों से मिल रही थी, वही चीज बार बार आप बेच सकते हो, तो वो भी इंसेंटिव नहीं रहता। बिल्कुल, अब तो मतलब हिंदुस्तान में थोड़ा दुख होता है देख के, क्योंकि सबको, जो हिंदुस्तान के काफी स्टार्टअप भी यही स्किल सीख रहे हैं अभी, कि सरकार को कैसे मैनेज करना है। आप हम्म। देख भी सकते हैं वो किस हाँ। तरीके की हरकतें कर रहे हैं, कैसी भाषाओं का यूज कर रहे हैं। तो वो मतलब जैसा जिसको इंसेंटिव होगा, एंटरप्रेन्योर तो होशियार आदमी होता है कि देखेगा ना क्या, किस चीज से मैं बढ़िया कंपनी बना सकता हूँ, अपने लिए मुनाफा कमा सकता हूँ, वो स्किल वो डेवलप भी करेगा। तो हमारे ये जो इस तरीके के स्किल बन रहे हैं, वो थोड़े से गड़बड़ है। तो आई थिंक अब ये डिस्कशन आज का काफी अच्छा ही था मेरे ख्याल से, और ये डिस्कशन तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो हमारे श्रोता भी बताएं, आपको क्या लगता है ये चाइना का ओवर कैपेसिटी, इंडिया का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, हमने बहुत चीजें डिस्कस कर ली आज, लेकिन हमारे श्रोता बताएं इसमें से आपको क्या निष्कर्ष निकलता दिख रहा है, और किस डायरेक्शन में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन प्रणय एक अच्छा पॉइंट वर्ड यूज करता है कि लेवरेज पॉइंट कहाँ पर है, कि हम्म। कहाँ पर हम नब्ज दबाएं तो उससे कुछ इलाज निकले चीजों का। तो धन्यवाद आज की डिस्कशन के लिए। शुक्रिया। शुक्रिया।